तो आज हम सॉइल्स कवर करेंगे। आरपीएससी एफएसओ में जो भी सॉइल से रिलेटेड टॉपिक है वो पूरा आज हम कवर करेंगे। इसमें हम सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, मेनली किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सॉइल्स में प्रॉब्लम जो है वो 4 तरीके की होगी: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल लेवल पे देखेंगे डिटेल में। फिजिकल जो प्रॉब्लम होगी सॉइल में वो मोस्टली सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है उसमें, या वाटर जो है उसमें बिल्कुल परमिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो होगी स्लो परमिएबल या इम्परमिएबल सॉइल। ठीक है, ऐसी सॉइल इरोड भी होगी जल्दी। और ये इम्परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्ले का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है सॉइल में। सॉइल जो है वो चिकनी मिट्टी होगी, इसलिए ये स्लो परमिएशन होगा इसमें। इन्फिल्ट्रेशन रेट एग्जैक्ट देखें तो इसमें पर डे के हिसाब से 6 सेंटीमीटर से भी कम इन्फिल्ट्रेशन होता है। अब हाईली परमिएबल सॉइल जो होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये सैंडी ज़्यादा होगी और इसमें वाटर होल्ड ही नहीं हो पाएगा, सारा पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईली परमिएबल और स्लो परमिएबल दोनों में ही ख़राब होगी। ठीक है, तो स्लो परमिएबल को हम ठीक कर सकते हैं, उसमें क्ले का कंटेंट बैलेंस कर दो, सैंडी सॉइल मिला दो, ठीक है ना। और सैंडी सॉइल को बैलेंस करना है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला दो, उससे भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, सॉइल परफेक्ट बन सकती है। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गया। इसके बाद हम केमिकल देखते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स में एक और चीज़ ये नोट कर लेना कि जो हैवी क्ले कंटेंट जो हम देख रहे थे ये मोस्टली कोटा एरिया में देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, जिस वजह से सॉइल जो है वो प्लास्टिसिटी और स्टिकनेस बढ़ जाती है। स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो कोटा में है। और ऐसी सॉइल में जो है वो प्लांट्स की स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, सीड्स की स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी और प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। फिर केमिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो सॉइल में केमिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? तो सॉइल एसिडिक हो सकती है, ठीक है, या सलाइन हो सकती है, अल्कलाइन या सोडिक हो सकती है, या अल्कलाइन सलाइन सॉइल हो सकती है। ये सब इसमें जो सलाइन, अल्कलाइन सलाइन है, ये सारे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं। पहले एसिड अफेक्टेड दिखते हैं। एसिड अफेक्टेड मतलब H प्लस आयन ज़्यादा है, ठीक है, pH लेस देन 7 हो जाएगा इस वजह से। तो pH की रेंज अगर स्पेसिफिक पूछें तो सबसे कम pH वेरी हाईली एसिडिक होगी 3 to 4 pH पर, फिर 4 to 5 में हाईली एसिडिक, 5 to 6 मॉडरेटली और स्लाइटली एसिडिक, 6 to 7। ये pH याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है। एक बार क्वेश्चन ऐसे बन गया था कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल का pH 3 to 4 है क्या, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि स्लाइटली एसिडिक का pH 6 to 7 है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ याद रखो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। ठीक है, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। 3 to 4 मतलब वेरी हाईली, फिर हाईली, मॉडरेटली, स्लाइटली। वेरी हाईली 3 to 4, हाईली एसिडिक 4 to 5, मॉडरेटली 5 to 6 और स्लाइटली एसिडिक 6 to 7। अब ह्यूमिड एरियाज में एसिडिक सॉइल ज़्यादा होगी, क्यों? ये रीज़न देख लेते हैं। ह्यूमिड एरियाज में एसिडिक सॉइल ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि क्या होगा, बारिश होगी तो उससे जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं वो सारे लीच हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स की लीचिंग हो जाएगी, जिस वजह से जो बचेगा वो होगा इनसॉल्युबल एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम। और ये आयरन और एल्युमिनियम जो है वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। इसलिए ह्यूमिड एरियाज में एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन ह्यूमिड एरियाज में होगा। फिर एसिडिक सॉइल में जो एलिमेंट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं वो होते हैं आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, ये ज़्यादा होंगे। और कम होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं एसिडिक सॉइल में ये कम होते हैं क्योंकि ये लीच आउट हो जाते हैं बारिश की वजह से।
एसिडिक सॉइल को हम एक्टिव और एक्सचेंजेबल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्टिव सॉइल कब होगी? जब जो एसिडिक एलिमेंट्स हैं वो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, अगर तो सॉइल होगी एक्टिव। और अगर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉइल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है पर एब्जॉर्ब कर लेगी अगर ये, तो ये पोटेंशियल एक्सचेंजेबल एसिडिक सॉइल हो जाएगी। अब एसिडिक सॉइल बनती कैसे है? तो एसिडिक सॉइल ऐसे बन सकती हैं, जो पेरेंटल मटेरियल है वो एसिडिक है, जैसे सिलिका या क्वार्ट्स के जो पत्थर हैं उनसे अगर सॉइल बन रही है तो सॉइल एसिडिक होगी, ठीक है। बेस कम है इसमें तो एसिडिटी ज़्यादा है, या फिर सॉइल में हम एसिडिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, तो उससे भी एसिडिटी बढ़ जाएगी। और कार्बोनिक मैटर के इंक्रीज होने से भी एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, कार्बोनिक मैटर से इंक्रीज कैसे होगी एसिडिटी? कार्बोनिक मैटर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन में CO2 रिलीज होता है। CO2 वाटर से रिलेट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, इसलिए ये बात याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन चुका है। कार्बोनिक मैटर जो है वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। फिर एसिडिक सॉइल का प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा? तो एसिडिक सॉइल होगी तो रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, रूट्स पे इफेक्ट ये होगा। और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन से एलिमेंट्स की प्रेजेंस से सॉइल जो है वो टॉक्सिक होती है, तो आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है। आयरन और एल्युमिनियम की प्रेजेंस से, एक्सेसिव प्रेजेंस से सॉइल टॉक्सिक हो जाएगी। और जो टॉक्सिक सॉइल होगी उसमें मॉलिब्डेनम और फोस्फोरस की कमी हो जाएगी, तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसके अलावा एसिडिक सॉइल से कॉलर रॉट प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट्स में, जैसे कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कैबेज वगैरह, उसमें ब्लैक रॉट हो जाती है। तो ये प्लांट्स पे अफेक्ट हो गया इसका। फिर एसिडिक सॉइल को हम ठीक कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है हम जो चूना पदार्थ है उससे इसका मोस्टली रिक्लेमेशन होगा। चूना पदार्थ जैसे कि इसमें आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक वगैरह, डोलोमाइट। डोलोमाइट में क्या होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम की प्रेजेंस जो है, जब मैग्नीशियम एक्सेस में बढ़ेगा तो ये एसिडिक एलिमेंट्स आयरन और एल्युमिनियम को कम कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम के इंक्रीज होने से आयरन और एल्युमिनियम जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा लाइम यूज़ होता है, CaOH2। फिर कैल्शियम सिलिकेट, ये आयरन इंडस्ट्री में मिलता है कैल्शियम सिलिकेट, इससे भी हम एसिडिक सॉइल ट्रीट कर सकते हैं। फिर हरी खाद, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उससे हम सॉइल ठीक कर सकते हैं। प्रेसमट जो है वो शुगर केन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। शुगर केन से प्रेसमट मिलता, उससे भी हम एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स देख लेते हैं। केमिकल प्रॉब्लम्स में हमने एसिडिक देख लिया, अब हम सॉल्ट अफेक्टेड देखेंगे। सॉल्ट अफेक्टेड में क्या होगा? जो दूसरे वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ये सारे एलिमेंट्स एसिडिक में कम थे और सॉल्ट अफेक्टेड में ज़्यादा। तो ये जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो जो मोस्टली ड्राई रीजन्स होते हैं उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि एसिड वाली कहाँ थी? ह्यूमिड एरियाज में ज़्यादा थी, और सॉल्ट वाली शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब ड्राई एरियाज में ज़्यादा होगी। फिर इसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कल्लर, थर और राकर। पंजाब में इसको बोलते हैं, गुजरात में खार बोलते हैं, राजस्थान में लूनिया खारी मिट्टी कहते हैं, आंध्रा में उप्पू या चोड़ू बोलते हैं, कर्नाटका में चौपान, और यूपी में उसर या रू। तो ये सारे नाम याद रखना है, ठीक है। पंजाब हरियाणा में कल्लर, थर, राकर, गुजरात में खार,
राजस्थान में लूनी या खारी, आंध्रा में उप्पू या चौड़ू, चौपान कर्नाटका में, ऊसर या रू यूपी में। फिर यूपी में ऊसर वर्ड यूज़ करते हैं हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के लिए, और ये जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड उस्तरा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब बांझ मिट्टी होता है। उस्तरा मतलब बांझ मिट्टी या इनफर्टाइल सॉइल, उससे वर्ड बना है ऊसर। ठीक है, ऊसर वर्ड उस्तरा वर्ड से डिराइव हुआ है, संस्कृत वर्ड है उस्तरा, जिसका मतलब है इनफर्टाइल। अब ये रीज़न क्या है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है वो तब बन जाती है जब प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो और इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो प्लांट में। मतलब कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कम हो रही है, पर प्लांट्स का जो ट्रांसपिरेशन रेट है, एवेपोरेशन हो रहा है वाटर का प्लांट से, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो है वो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल रहेगी। तो ये कंडीशन कब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रेनफॉल कम होगी। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन कम होगी। तो ये कंडीशन जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है, इसलिए राजस्थान में जो सॉइल है वो मोस्टली सलाइन होगी। एसिडिक सॉइल कम एरियाज में, जैसे कि कोटा में हमने देखा था सलाइन थी। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे भी हो जाता है अगर इरिगेशन में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, तो भी सॉइल जो है वो सलाइन हो जाएगी। या वाटर लेवल ज़्यादा है, अगर वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे मिट्टी के, जिसकी वजह से सॉल्ट सलाइन हो जाएगी। या फिर हम सलाइन फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ करें, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, तो उससे सॉल्ट सलाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर एक सिगमंड ने ये प्रोसेस बताया, सिगमंड का नाम याद रखेंगे। सिगमंड ने कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन बताया, सलाइन सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बात की, ये बात याद रखना। तो उसने सिगमंड ने बताया कि सॉल्ट का डिपोजिशन होगा, उससे क्या होगा कि सॉल्ट एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे सॉइल में, फिर ये इनकी लीचिंग हो जाएगी, डिग्रेडेशन होगा और फिर रिग्रेडिंग होगी। रिग्रेडिंग मतलब कि सॉइल जब ठीक होगी डिग्रेडेशन के बाद, तो उसमें सोडियम आयंस वापस फॉर्म होने लगते हैं, उसको कहते हैं रीग्रेडिंग। तो ये जो प्रोसेस है वो सिगमंड ने बताई है, स्टेप्स याद रखना। पहले सॉल्ट का डिपोजिशन, फिर सॉल्ट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन, फिर क्या होता है फाइनली सॉल्ट सलाइन सॉल्ट बन गई है। पर सलाइन सॉल्ट सॉइल वक्त के साथ उसमें लीचिंग होगी और सॉइल डिग्रेड होने के बाद वापस रिग्रेड हो जाएगी। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को हम 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, सलाइन, एल्कली, सलाइन एल्कली। ठीक है, सलाइन सॉइल जो है ये किस बेसिस पे अलग अलग है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इनके अदर पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि जो सलाइन सॉइल है इसको वाइट एल्कली बोलते हैं। ये वाइट एल्कली नाम जो है वो हिलगार्ड ने दिया है। ठीक है, और हिलगार्ड ने एल्कली सॉइल को ब्लैक एल्कली बोला है। ब्लैक एल्कली क्यों, क्योंकि एल्कली सॉइल में सोडियम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उसका कलर है वो ब्लैक हो जाता है, इसमें कार्बन बर्न हो जाता है सोडियम की एक्सेसिवनेस से, इसलिए सॉइल जो है वो काली दिखती है, इसलिए एल्कली सॉइल को ब्लैक एल्कली बोला है हिलगार्ड ने। और गोदरेज ने सलाइन सॉइल को सोलन और एल्कली को सोलोमेट्स बोला। ठीक है, तो हिलगार्ड ने 2 नाम दिए, वाइट एल्कली और ब्लैक एल्कली। वाइट एल्कली सलाइन सॉइल और ब्लैक एल्कली अल्कलाइन या सोडिक सॉइल। और गोदरेज ने नाम दिया है सोलन एंड सोलोमेट्स, सोलन सलाइन सॉइल के लिए और सोलोमेट्स एल्कली सॉइल के लिए। फिर सलाइन सॉइल जो है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है वैसे तो, पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम
के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं वो ऑल इन ऑल ज़्यादा रहेंगे। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है सलाइन सॉइल में, और वहीं एल्कली सॉइल में जो है वो सोडियम ज़्यादा रहता है, ये याद रख लेना। एल्कली सॉइल ऐसी होती है कि अगर बारिश हो गई तो पूरी दलदल टाइप हो जाएगी, और सूखा हुआ तो चटकने लगेगी, क्रैक्स आ जाएंगे। इस तरीके की अगर सॉइल है तो समझ लो एल्कली है, एल्कली या सोडिक जिसे कहते हैं। सलाइन एल्कली सॉइल जो है वो सलाइन और एल्कली सॉइल का ही एक्सट्रीम वर्जन है, ये ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगा। अब इनका देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ईएसपी पीएच इन तीनों के बेसिस पर हुआ है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और पीएच, इनके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डेसी साइमन पर केजी में देखेंगे, और ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हम परसेंटेज में देखेंगे, और पीएच देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो मोस्टली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सब देखा जाता है। तो सलाइन सॉइल में क्या होगा, मोर देन 4 होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एल्कली में लेस देन 4 होती है, सलाइन एल्कली में मोर देन 4। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो सोडियम में लेस देन 15 होगा, पीएच लेस देन 8.5 होगा। तो इसको ऐसे याद रख लो, सलाइन में जो है वो ईसी मोर देन 4 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज तो सेम है, 4, 15 और 8.5। इसको ये देखते हैं याद कैसे रखना है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 4 रहेगी सब में। ठीक है, ईएसपी सब में 15 और पीएच 8.5, 4, 15, 8.5। अब सलाइन जो है, सिर्फ सलाइन याद रख लो, एक काम करो, सलाइन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर होगी और ईएसपी और पीएच दोनों कम होंगे। ठीक है, तो सलाइन में हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 पीएच, सॉरी मोर देन 4 डेसीसाइमन, ईएसपी हो गया लेस देन 15 और पीएचपी लेस देन 8.5। ठीक है, अब एल्कली जो होगी वो सलाइन का उल्टा होगी, तो इसमें मोर की जगह ये उल्टा हो गया लेस, और ये लेस था तो ये हो गया मोर। ठीक है, ऐसे याद रख लिया हमने। सलाइन सिर्फ याद रखना है, इसमें ये होगा मोर और ये दोनों होंगे लेस। ठीक है, और एल्कली जो होगा सलाइन का उल्टा होगा, तो इसमें ये हो गया लेस और ये दोनों हो गए मोर, और सलाइन एल्कली में सब मोर है, ये मोर, ये मोर, ये मोर। तो ये सारी वैल्यूज याद होगी, सिर्फ सलाइन की याद रखना, मोर देन 4, लेस देन 15, लेस देन 8.5। फिर एल्कली इसका उल्टा होगा तो लेस देन 4, मोर देन 15, मोर देन 8.5, और सलाइन जो है सब कुछ मोर होगा तो मोर देन 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईएसपी मोर देन 15% और पीएच मोर देन 8.5। ठीक है, अब सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है, इन्होंने पीएच अलग बोला है। ये जो पीएच हम 8.5 देख रहे थे, पर ये 8.2 में बात कर रहे हैं। CSSRI ने पीएच 8.2 में क्लासिफाई किया, अगर 8.2 से कम होगा तो सलाइन है और 8.2 से ज़्यादा में एल्कली है। ठीक है, फिर वर्ल्ड सॉइल डे याद रख लेना। सॉइल डे कब है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे उसमें सूटेबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, तो लेस देन 1.5 डेसीसाइमन। 1 डेसीसाइमन में 0.64 ग्राम पर लीटर सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे। तो इरिगेशन में जो वाटर यूज़ करेंगे उसका ईसी 1.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ईएसपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, इसमें क्या करना है, सीधा सीधा ये याद रख लेना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्मूला बेस्ड और ईएसपी इसमें कैलकुलेट करना है तो इसमें याद रखना है सोडियम आइंस हम सी मोल पर केजी में देखेंगे। ठीक है, तो सोडियम आइंस ऊपर रखेंगे और उसके नीचे सारे
बाकी सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, टोटल होगा ये इंक्लूडिंग सोडियम आइंस, हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और फिर इंटू 100 कर देंगे, तो ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आ जाएगा। एक्सचेंजेबल सोडियम आइंस अपॉन बाकी के सारे एलिमेंट्स इंटू 100। अब सलाइन जो सॉइल है इसका इफेक्ट क्या होता है सॉइल पर, तो हमने देखा था सॉइल जो है या तो पूरी दलदली हो रही थी या कठोर, तो पहला इफेक्ट तो यही हो जाएगा। दूसरा हमने ये भी देख चुके हैं कि सॉइल जो है इसमें सीड्स की स्प्राउटिंग नहीं हो पा रही थी, इसकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही थी, इसमें जो सॉल्युबल एलिमेंट्स है वो बढ़ जा रहे थे, तो प्लांट के लिए जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा देखो सॉल्युबल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में, तो सॉल्युबल एलिमेंट्स ज़्यादा होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा सॉइल का। अब जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है हाई टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉइल का बढ़ गया, तो वाटर का जो मूवमेंट है वो प्लांट से सॉइल की तरफ होगा, क्योंकि उस वाटर का मूवमेंट होता है लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ठीक है, लो टू हाई होता है वाटर का मूवमेंट, तो पानी प्लांट से निकल के सॉइल में आ जाएगा, इसलिए प्लांट्स में वाटर अवेलेबिलिटी स्कार्स हो जाएगी, इससे टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है प्लांट्स में, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल एलिमेंट्स हैं एल्युमिनियम आयरन जो एसिडिक सॉइल में ज़्यादा थे, इसमें कम होंगे सलाइन में ऑब्वियसली, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा था किसमें ज़्यादा थे एसिडिक सॉइल में, तो इसमें यहाँ पर इनएक्टिव हो जाएंगे, और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी अवेलेबल इसके लिए नहीं होंगे, क्योंकि उनको पीएच चाहिए होता है न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को 6.5 7.5 के बीच में, यहाँ पे तो 8 चल रहा है, 8.5 8.2, तो इस वजह से न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो या तो सॉइल को आप ऊपर की लेयर हटा दो, स्क्रैपिंग कर दो, तो जो सॉल्ट है वो हट जाएगा, और ज़्यादा डीप है सॉल्ट तो ट्रेंचिंग मतलब गड्ढा खोद के हटा दो, या फिर सॉल्ट्स को हटाने के लिए आप वाटर एलिमेंट्स जो सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं उनकी लीचिंग करा दो, या वाटर के थ्रू ड्रेनेज करा दो, तो ये फिजिकल मेथड्स हो गए, ठीक है, ये सलाइन सॉइल में ज़्यादा यूज़फुल है। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, एक बार पूछा गया था कि कौन सा जो मेथड है रिक्लेमेशन का वो बेस्ट होगा सलाइन सॉइल के लिए, तो उसमें लीचिंग भी था और ये जिप्सम भी था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आंसर सिर्फ लीचिंग किया था, जिप्सम नहीं किया था, क्योंकि सलाइन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो लीचिंग ही है, जिप्सम जो है वो सबसे सूटेबल अल्कली सॉइल्स में होता है, ठीक है। तो ये अदर मेथड्स हो गए रिक्लेमेशन के, जिप्सम से ट्रीट कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, फोस्फो जिप्सम, फिर हम लेस सॉल्युबल कैल्शियम आयन से इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सलाइन सॉइल को ट्रीट करने का एक दूसरा तरीका है, इसमें एसिडिक एलिमेंट्स बढ़ा दो तो सैलिनिटी बैलेंस हो जाएगी, एसिडिक एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, गंधक, पायराइट, फेरस सल्फेट, ठीक है। फिर हमने जैसा भी देखा एल्कली सॉइल के लिए हम जिप्सम ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, और सलाइन के लिए लीचिंग, ये बात याद रखना, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CSO4.2H2O, इसमें सल्फर कंटेंट 8.5% और कैल्शियम 23 to 29% होता है। फिर ये केमिकल मेथड्स हो गए, इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड्स में जैसे कि FYM मतलब गोबर वगैरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, मोलेसिस जो शुगर केन से मिलता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ये जो खरपतवार होती है आर्जिमोना मैक्सिकानस सत्यानाशी कहते हैं, इससे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर लो, अगर आप सॉइल ठीक नहीं कर सकते तो सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे कि जौ, कपास, सरसों, तंबाकू, पालक, शलजम, मूली, बेर, खजूर, अनार, बेलपत्र, ठीक है, ये याद रखना। और एसिडिक अफेक्टेड प्लांट्स कौन से हैं, पल्सेस, मैंगो, लाइम, पपाया, धान, पोटैटो, टी, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल में ये सूटेबल रहते हैं पल्सेस वगैरह, और सॉल्ट रेजिस्टेंट है जौ और कॉटन वगैरह, सरसों, तंबाकू, पालक, शलजम, मूली, बेर, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है, तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में इसलिए ग्रो कर जाएंगे।
फिर ये हम पहले भी देख चुके हैं। सलाइन सॉइल में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कैल्शियम होता है और एल्कली में सोडियम, ये बात याद रखना। सलाइन का भी हमने देखा था। बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो लीचिंग है और एल्कली के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सिस्बानिया रोस्टेटा और वीडीसाइड आर्जिमोना मैक्सिकाना, और दूसरा आपने जिप्सम भी देखा था, जिप्सम भी एल्कली ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। फिर ये सारी होगी केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कंप्लीट, ठीक है। एसिडिक और सलाइन हमने सारे देख लिए। इसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल देखते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों किस वजह से होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगी ऑब्वियसली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो इनकी अगर क्वांटिटी या क्वालिटी में इफेक्ट आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो उससे डिग्रेडेशन या फिर जो सॉइल में कार्बोनिक मैटर है वो अफेक्ट होगा और सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होता है सॉइल में? तो अगर इंडिविजुअली क्वांटिटी वाइज बात करें तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद फंगस, ठीक है। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंगस, ये याद रखना क्वांटिटी वाइज। पर अगर वेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा फंगस होता है, फिर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कैसी सॉइल सूटेबल होती है? तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया या एल्गी को न्यूट्रल सॉइल पसंद है, न्यूट्रल या एल्कली सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया एल्गी को न्यूट्रल या एल्कली सॉइल पसंद है। एक्टिनोमाइसीट्स को ड्राई सॉइल पसंद है और फंगस को एसिडिक, जिसका पीएच 4 हो, तो एसिडिक होगी। ठीक है, फंगस को एसिडिक सॉइल पसंद है, एक्टिनोमाइसीट्स को ड्राई सॉइल पसंद है। एक्टिनोमाइसीट्स को ड्राई सॉइल पसंद है और जब बारिश होती है तो सॉइल में एक जो अलग स्मेल आती है, उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है सॉइल की, वो एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से ही होती है, ये याद रखना। बैक्टीरिया एल्गी को न्यूट्रल या एल्कली सॉइल पसंद है। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। हम न्यूट्रिशनल देखते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल पे क्या सॉइल में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो न्यूट्रिशनल सॉइल जो है वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स अगर कम हो उसमें या बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो प्रिंसिपल है एसेंशियल न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का, 1939 में आर्नन और स्टुअर्ट ने दिया था, ठीक है। आर्नन स्टाउट ने 1939 में इस पर ये प्रिंसिपल दिया था, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन सॉइल। तो आर्नन एंड स्टाउट के अकॉर्डिंग 16 हैं न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। और फिर 1987 में आए ब्राउन, उन्होंने एक एडिशनल एलिमेंट की बात की, निकल, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 17, और ये निकल को मान्यता प्राप्त हुई थी 2010 में, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन ये एक बार पूछा गया है कि टोटल इसेंशियल न्यूट्रल एलिमेंट्स सॉइल में अगर बात करें तो कितने होते हैं? 17, ठीक है। फिर फंक्शनल एलिमेंट्स की बात करें तो ये 4 हैं। ये 1961 में डीजे निकोलस ने हमें बताए थे फंक्शनल एलिमेंट्स। 4 हैं ये टोटल, सोडियम, वैलेडियम, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, NaVaSiCO। ये 4 फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, डीजे निकोलस ने 1961 में बताया। सोडियम, वैलेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। सोडियम, वैलेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। सोडियम ज़्यादा किस में होता है? बीटरूट में, वैनेडियम धान में, सिलिकॉन शुगरकेन और कॉर्न प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और कोबाल्ट पल्सेस वगैरह में। हम देखेंगे टोटल 18 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, जो प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से देखें अगर तो। वैसे सॉइल के पर्सपेक्टिव से हमने देखा 17 है, प्लांट्स में देखें तो 18 होंगे। कैसे? इसमें देखो 3 होंगे इसमें स्ट्रक्चरल, 3 होंगे प्राइमरी, 3 होंगे सेकेंडरी और 8 होंगे माइक्रो एलिमेंट्स। तो ये टोटल हो जाएंगे 18, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो CHO हैं। प्लांट्स का 95 to 96% पार्ट जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का बना होगा, CHO। प्राइमरी है NPK, प्राइमरी एलिमेंट्स NPK हैं। अगर NPK की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में तो लोअर लीव्स में इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी से जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी, CAMGS। फिर बाकी जो बचे वो है माइक्रो, बोरॉन, फ्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल,
जिंक। तो CHO स्ट्रक्चर है, NPK प्राइमरी है, CaMgS सेकेंडरी है। इसमें ये नोट भी कर लेना कि मोलिब्डेनम को माइक्रो अल्ट्रा न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर सॉइल में ऐसे एलिमेंट की बात करें जो मूव नहीं कर सकते, सॉइल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इमोबाइल है, तो होगा आंसर फॉस्फोरस और जिंक। और प्लांट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मूव नहीं करते, तो आंसर होगा कैल्शियम एंड बोरॉन। सॉइल में फॉस्फोरस एंड जिंक इमूवेबल है और प्लांट्स में कैल्शियम एंड बोरॉन। फिर प्लांट्स को हम मेटालिक और नॉन मेटालिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स होंगे NPS, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। NPS, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये नॉन मेटालिक है, और जितने बचे बाकी वो सारे मेटालिक एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा सॉइल पूरा कवर हो गया। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। हमने सॉइल की प्रॉब्लम्स देखी, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल। फिजिकल हमने परमिएबिलिटी के बेसिस पे देखी। अगर 6 सेंटीमीटर पर डे से भी कम परमिएशन हो रहा है तो स्लोली परमिएशन हो रहा है, इसमें स्लो परमिएबल या इम्परमिएबल सॉइल है। ऐसी सॉइल में इरोशन होगा, सॉइल में क्ले का कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगर सॉइल हाईली परमिएबल है तो मतलब इसमें सैंड ज़्यादा है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर केमिकल प्रॉब्लम्स देखें तो उसमें एसिडिक या सलाइन हो सकती है, एसिडिक या सॉल्ट अफेक्टेड हो सकती है। एसिडिक जो सॉइल होगी उसमें वेरी हाईली होगी 3 to 4 pH पे, हाईली होगी 4 to 5 pH पे, मॉडरेट होगी 5 to 6 और स्लाइटली एसिडिक होगी 6 to 7। 3 to 4, 45, 5 to 6, 6 to 7, वेरी हाईली, हाईली, मॉडरेटली, स्लाइटली एसिडिक। तो ह्यूमिड एरियाज में हमने देखा कैसे एसिडिक सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है। फिर हमने देखा एसिडिक सॉइल में कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, ठीक है। और बाकी जो है वो कम होंगे एलिमेंट्स, वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स कम होंगे। फिर एसिडिक सॉइल एक्टिव हो सकती है अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है एलिमेंट्स, और अगर एब्जॉर्ब कर रही है तो पोटेंशियली एक्सचेंजेबल एसिडिक सॉइल होगी। सॉइल ऐसी क्यों बन जाती है, क्योंकि पैरेंट मटेरियल अगर सिलिका क्वार्ट्ज है तो एसिडिक हो जाएगी, या पेस्ट कम है, या एसिडिक फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम फर्टिलाइजर या यूरिया हम यूज़ करेंगे तो एसिडिक सॉइल बन जाएगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कार्बन मैटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कार्बोनिक मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस से भी सॉइल एसिडिक होती है। फिर इससे इसका वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, मोलिब्डेनम और फॉस्फोरस कम होगा एसिडिक सॉइल में, ठीक है। मोलिब्डेनम फॉस्फोरस कम हो जाएगा, कॉलर रॉट या ब्लैक रॉट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी प्लांट्स में। इसको ठीक करने के लिए हम चौक, चूना ये सब यूज़ कर रहे थे, डोलोमाइट यूज़ कर रहे थे, लाइम यूज़ कर रहे थे, कैल्शियम सिलिकेट, हरी खाद, प्रेस मड, इन सब से हम एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ड्राई एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कल्लर, थर और आका पंजाब हरियाणा में, खार गुजरात में, लूनी खारी राजस्थान में, उत्पू चोड़ू आंध्रा में, चौपान कर्नाटका में, ऊसर या रू यूपी में कहते हैं। फिर ऊसर जो वर्ड है वो उस्तरा संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब इनफर्टाइल या बांझ मिट्टी है। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में क्या होता है कि बारिश तो कम होती है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, पर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी जो कंडीशन है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल कम है, राजस्थान में देखने को मिलती है, इसलिए राजस्थान में सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का फॉर्मेशन किस वजह से हो जाएगा, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा, रेनफॉल कम होने की वजह से, या फिर इरिगेशन में जो वाटर यूज़ कर रहे हो वो सॉल्ट ज़्यादा है उसमें, या फिर वाटर लेवल ज़्यादा है, तो वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो ऊपर पानी आएगा उसमें सॉल्युबल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बन जाएगी। या फिर सलाइन फर्टिलाइजर जैसे कि कैल्शियम फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फर्टिलाइजर्स एसिडिक सॉइल बना रहे थे, और कैल्शियम फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सलाइन सॉइल्स बना रहे हैं, यही याद रखना। फिर इसका सिगमंड ने फॉर्मेशन बताया था कि सॉल्ट का डिपोजिशन होने के बाद सॉल्ट एलिमेंट्स बन जाते हैं, पर फिर बाद में क्या होता है कि लीचिंग हो जाती है जिससे सॉइल डिग्रेड हो जाती है, पर वक्त के साथ वापस रीग्रेड हो जाती है। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा था सलाइन, एल्कली और सलाइन एल्कली में। और सलाइन सॉइल को हिलगार्ट ने वाइट एल्कली बोला था, हिलगार्ट ने एल्कली सॉइल को ब्लैक एल्कली बोला था, क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होने से कार्बन बर्न हो जाता है और सॉइल ब्लैक लगती है, तो एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल ब्लैक एल्कली कहते हैं। गोदरेज ने नाम दिया था सोलन, ठीक है। गोदरेज ने कौन कौन से नाम दिए हैं, सोलन और सोलोमेट्स। सोलन चौक किसको बोलते हैं, सलाइन सॉइल को, एल्कली सॉइल को बोलते हैं सोलोमेट्स।
और सलाइन सॉइल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयन्स होंगे सलाइन सॉइल में, और एल्कली सॉइल में सोडियम ज़्यादा होगा। फिर जो सलाइन एल्कली सॉइल है वो इन दोनों का एक्सट्रीम वर्जन है, और ये ड्राई एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और पीएच के बेसिस पर इसे डिफाइन किया गया है। ये जो है सिर्फ सलाइन का हमें याद रखना है, सलाइन का ईसी ज़्यादा होगा, ईएसपी और पीएच कम होगा, ठीक है। 4, 15 और 8.5 ये 3 वैल्यू याद रखनी है, तो इससे हमें सारे याद हो जाएंगे। सलाइन में ईसी जो है 4 मोर देन 4 होगा, ईएसपी और पीएच लेस देन 15 और लेस देन 8.5 होगा। इसका एग्जैक्ट उल्टा एल्कली में होगा, और सलाइन एल्कली में ये सारी वैल्यूज मोर देन होंगी। फिर CSSRI करनाल हरियाणा में है, सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने पीएच 8.2 देखा है, ठीक है। सलाइन में लेस देन 8.2, एल्कली में मोर देन 8.2। 5 दिसंबर को सॉइल डे है, और इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे उसका ईसी लेस देन 1.5 होना चाहिए। इसके बाद ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, सोडियम ऊपर रखो, नीचे सारे टोटल एलिमेंट्स इंटू 100। फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का इफेक्ट क्या होगा, सॉइल जो है या तो बिल्कुल से दलदली हो जाएगी या क्रैक करेगी, इसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, सॉल्युबल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, प्लांट्स में वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना, सलाइन सॉइल में इनएक्टिव है और एसिडिक सॉइल में ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी इसमें नहीं होंगे। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, या तो स्क्रैपिंग करेंगे, या ट्रेंचिंग, या लीचिंग, या वाटर ड्रेन करा के। ये फिजिकल मेथड्स हो गए। केमिकल मेथड्स में हमने जिप्सम यूज़ किया था। फिजिकल मेथड्स में लीचिंग जो है सलाइन सॉइल के लिए बेस्ट है, और केमिकल मेथड्स किसके लिए बेस्ट है, केमिकल और बायोलॉजिकल एल्कली सॉइल के लिए ज़्यादा बेस्ट है। फिर इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड में देखा था FYM, मोलासेस, हरिकाद, आर्जीमोना मैक्सिकाना और सिस्बेनिया रोस्टेटा, ये दोनों एल्कली सॉइल के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। फिर सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और एसिड रेसिस्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो सॉल्ट रेजिस्टेंट हैं जौ, कपास, सरसों, तंबाकू, पालक, शलजम, मूली, बेर, खजूर, अनार, बेलपत्र। और एसिडिक सॉइल के लिए सूटेबल प्लांट क्रॉप्स जो हैं वो पल्सेस, मैंगो, लाइम, पपाया, धान, पोटैटो, टी है। फिर सलाइन सॉइल में ये याद रखना है, कैल्शियम एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, एल्कली में सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। सलाइन का ट्रीटमेंट हमने देखा बेस्ट लीचिंग, और एल्कली में ये देखा हमने सिस्बानिया रोस्टेटा या आर्जीमोना मैक्सिकाना से। फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होंगी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सॉइल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज बैक्टीरिया होता है, वेट वाइज फंगस होता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और एल्गी के लिए सूटेबल सॉइल न्यूट्रल या एल्कली है, एक्टिनोमाइसीट्स के लिए ड्राई सॉइल सूटेबल है, फंगस के लिए एसिडिक सॉइल सूटेबल है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसका प्रिंसिपल आर्नॉन और स्टाउट ने 1939 में 16 एलिमेंट्स बताए, और 1987 में ब्राउन ने 17th एलिमेंट निकल बताया। फिर फंक्शनल एलिमेंट्स 1961 में डीजे निकोलस ने बताया, सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। फिर 18 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स देखे हमने, 3 स्ट्रक्चरल CHO, प्राइमरी NPK, सेकेंडरी CA-MgS और बाकी माइक्रो। फिर इसके अलावा जो माइक्रो अल्ट्रा न्यूट्रिएंट वो मॉलिब्डेनम को कहते हैं। सॉइल में इमूवेबल एलिमेंट कौन से हैं, फॉस्फोरस और जिंक, और प्लांट्स में इमूवेबल हैं कैल्शियम और बोरॉन। फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं NPS, BMO, Cl, जो बाकी एलिमेंट्स जो बचे वो हैं सारे मेटालिक। ये हमारा सॉइल कंप्लीट हो गया।